हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महानतम लेखकों में से एक, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, और इनके द्वारा लिखा गया ये एक प्ले है जिसका नाम है हैमलेट। ये वर्ल्ड फेमस प्ले है फ्रेंड। इस पर मूवी बन चुकी है हॉलीवुड में। इस पर ढेर सारे प्लेज पूरी दुनिया में हो चुके हैं। इसे अनेक भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है फ्रेंड। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक हिंदी मूवी भी बन चुकी है जो इस प्ले के आधार पर बनी है, यानी उसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है, जिसका आधार हैमलेट ही है। काफ़ी बड़ा प्ले है फ्रेंड, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप बैकग्राउंड में एक इमेज देख सकते हैं, ये विलियम शेक्सपियर है, जो वर्ल्ड के सबसे महानतम लेखकों में से एक है फ्रेंड। खास तौर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो और विलियम शेक्सपियर को ना पढ़ा हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। विलियम शेक्सपियर से जुड़ी हुई कुछ बातों को देखते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को एक गांव में हुआ था जिसका नाम था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इन द कंट्री ऑफ वार्कविकशायर। ये कंट्री एरिया में इनका जन्म हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड में। डेट जरूर याद रखना फ्रेंड, 1564। इनके पिता का नाम फ्रेंड जॉन शेक्सपियर, ये किसान थे। 1531 के आसपास ये स्ट्रैटफोर्ड में आए और इन्होंने व्यापार शुरू किया। जो किसानी से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं, कॉर्न, वीट, लेदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनका व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे ये समृद्ध होने लगे। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की माँ मैरी आर्डन, ये भी एक बहुत समृद्ध किसान थे, उनकी पुत्री थी। ऐसा माना जाता है फ्रेंड कि विलियम शेक्सपियर के माता और पिता दोनों ही फॉर्मल एजुकेशन से दूर थे, यानी कि ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, वो कभी स्कूल नहीं गए। विलियम शेक्सपियर ने फ्रेंड ग्रामर स्कूल को ज्वाइन करा था, ऐसा माना जाता है। इसकी कोई सही जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी वास्तविक एजुकेशन इनके आसपास के जो लोग थे, महिलाएं थीं, पुरुष थे, और नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें थी, इनको देख करके इन्होंने जो वास्तविक एजुकेशन जो कह सकते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन हासिल की। विलियम शेक्सपियर के बारे में सैकड़ों बातें जो हम जान सकते हैं, जिनको हम बायोग्राफी जब देखेंगे विलियम शेक्सपियर की, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल हम फ्रेंड हैमलेट, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा नॉवेल है, तो इस पे बात करते हैं। आइए फ्रेंड, हैमलेट में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको जानते हैं। तो पहला कैरेक्टर जो है उसका नाम हैमलेट है। हैमलेट ये जो है प्रोटागोनिस्ट है इस पूरे ड्रामा का। ये इनके पिता का नाम भी फ्रेंड हैमलेट था, जो डेनमार्क के राजा थे। तो हैमलेट पिता जो है वहाँ के राजा थे डेनमार्क के, और इनके पुत्र का नाम भी हैमलेट है। तो जो पुत्र है हैमलेट, ये इस कहानी का नायक है। फ्रेंड्स, हैमलेट की माँ का नाम रहता है जेर्ट्रूड। जेर्ट्रूड जो है ये ओल्ड हैमलेट, यानी हैमलेट के जो पिता थे उनकी पत्नी रहती। बाद में ओल्ड हैमलेट, जो हैमलेट के पिता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी इनकी हत्या कर दी जाती है। वो सारी कहानी हम देखेंगे आगे। और ये जेर्ट्रूड जो है ये शादी कर लेती है ओल्ड हैमलेट के भाई जो रहते हैं, इनका नाम रहता है क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन है? ये ओल्ड हैमलेट के भाई हैं। और जेर्ट्रूड कौन है? जो ओल्ड हैमलेट की पत्नी थी, और ओल्ड हैमलेट की मृत्यु के बाद उनके भाई क्लॉडियस से शादी कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं फ्रेंड, होरेशियो। होरेशियो जो है ये हैमलेट, जो ओल्ड हैमलेट का पुत्र है, जो नायक है इस कहानी का। होरेशियो फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है हैमलेट का। ये एक दूसरे को जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, वहाँ से ये एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड पोलोनियस। पोलोनियस फ्रेंड जो
डेनमार्क का राजा है उसका चीफ एडवाइजर है, मुख्य सलाहकार है। और ये पिता है ओफेलिया करके एक करेक्टर है। ओफेलिया जो हैमलेट को बहुत चाहती थी, और ऐसा भी माना जाता है कि हैमलेट भी उसको बहुत चाहता था। और इसके भाई का नाम है लियर्टस। तो पोलोनियस जो है ये ओफेलिया और लियर्टस, ये जो बहन, ये ओफेलिया बहन है और ये भाई है, इनके पिता है। इसके अलावा ये डेनमार्क का जो राजा है उसके मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर भी है। ओफेलिया की बात करें तो फ्रेंड ये पोलोनियस की पुत्री है और सिस्टर ऑफ लियर्टस है। इसके अलावा ये जो है प्रेम करती है हैमलेट से बहुत ज़्यादा। लियर्टस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये ओफेलिया का भाई और पोलोनियस का पुत्र है, जो बाद में पोलोनियस की मौत का बदला लेने की कोशिश करता है हैमलेट से। लियर्टस फ्रेंड फ्रांस में पढ़ता है और मेनली वहीं पर रहता है, पेरिस फ्रांस में। और बाद में ये कैसे वापस आता है और कैसे इनके बीच में युद्ध होता है, ये सारी चीज़ें हम बाद के नाटक में देखते हैं। दो और कैरेक्टर इसमें आते हैं फ्रेंड, रोजेनक्रांच और गिल्डेस्टन। रोजेनक्रांच और गिल्डेस्टन ये जो है ये भी फ्रेंड्स हैं हैमलेट के, जो यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग में इसके साथ में पढ़ते थे। इनको बाद में क्लोडियस वहाँ पर बुलाता है डेनमार्क में, ताकि ये हैमलेट की जासूसी कर सकें और उसके बारे में पता लगा सकें कि वो वाकई में पागल है या पागल होने का नाटक कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें है फ्रेंड, इसका नाम है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास जो है ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का प्रिंस है। फोर्टिनब्रास फ्रेंड नॉर्वे का प्रिंस है। इसके पिता का नाम भी फोर्टिनब्रास था। जो ओल्ड हैमलेट और ओल्ड फोर्टिनब्रास के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है, और इसमें ओल्ड हैमलेट ओल्ड फोर्टिनब्रास की हत्या कर देता। तो जो दूसरा फोर्टिनब्रास यानी फोर्टिनब्रास का लड़का भी फोर्टिनब्रास है, जो अपनी पिता की मौत का बदला लेना चाहता है हैमलेट से। आइए फ्रेंड, हैमलेट जो एक ड्रामा है, एक बहुत लंबा ड्रामा है, वर्ल्ड फेमस ड्रामा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसके एक्ट 1 की शुरुआत करते हैं। एक्ट 1 शुरू होता है फ्रेंड डेनमार्क का जो पैलेस है ना, जो महल है, डेनिस महल, वहाँ पे गार्ड्स की अदला बदली हो रही है। और जो गार्ड है बर्नार्डो, ये रिप्लेस करता है फ्रांसिस्को को। ठीक है ना, गार्ड्स की अदला बदली होती है, एक ड्यूटी टाइम ख़त्म होता है उसके बाद। और यहाँ पे दो और कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम है, एक तो होरेसियो और एक का नाम है मार्सेलस। ये दो कैरेक्टर और आते हैं उसी समय। यहाँ पे ये बर्नार्डो और मार्सेलस होरेसियो को इसलिए इनवाइट करते हैं वहाँ पे कि पिछली 2 रातों में उन्होंने ओल्ड हैमलेट, इनके भूत को देखा होता है, जो पूरे आर्मर में आता है ना। आर्मर का मतलब होता है जब युद्ध लड़ने जाते हैं राजा और सैनिक लोग, तो जो पूरे एक आर्म्स कवच पहनते हैं, युद्ध की वेशभूषा पहनते हैं, उस पूरी युद्ध की वेशभूषा में उन्होंने ओल्ड हैमलेट के भूत को देखा था। तो ये बर्नार्डो और मार्सेलस फ्रेंड होरेसियो को ये बात बताते हैं, जो स्केप्टिकल व्यक्ति है, संदेह करने वाला व्यक्ति है, जो इतनी जल्दी किसी बात पे विश्वास नहीं करता। तो वो उसे वहाँ इन्वाइट करते हैं ये बताने के लिए कि हमने पिछली 2 रातों से हम लगातार भूत को देख रहे हैं। ऐसा हमने देखा फ्रेंड कि होरेसियो को उनकी बात पे विश्वास नहीं होता है और वो वहाँ पे इंतज़ार करता है, और अचानक से देखता है कि दोबारा से वो घोस्ट जो है, ओल्ड हैमलेट का घोस्ट, फुल आर्मर में, पूरी जो है, जो युद्ध में जब जाते हैं जंग की वेशभूषा में, वो वहाँ पे दिखाई देता। अब होरेसियो को ये कहा जाता है, 2 सैनिक जो वहाँ पर रहते हैं, कि तुम जाकर के बात करो कि क्या कहना चाहता हो। लेकिन जैसे ही वो बात करने की कोशिश करता है, वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अब मार्सेलस फ्रेंड जो 2 दूसरे गार्ड्स रहते हैं, उनसे पूछता है कि अचानक से सेना का इतना मूवमेंट, इतनी हलचल क्यों हो रही है। तो उसे बताया जाता है कि फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे का प्रिंस है, इसके पिता की कई साल पहले ओल्ड हैमलेट ने द्वंद्व युद्ध में हत्या कर दी थी, और फोर्टिनब्रास जो है अब डेनमार्क पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए सेना का इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है।
यानी कि हलचल बहुत ज़्यादा हो रही है सेना के अधिकारियों में और सैनिकों में। अब होरेशियो उन सैनिकों को ये बता रहा है कि फोर्टिन ब्रास जो है ये हमला करने की तैयारी में है डेनमार्क पर, और वो चाहता है कि वो डेनमार्क के जो कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया था उनको छुड़ाए और वहाँ पे जो है अपनी पिता की मौत का बदला ले। ये बात चल ही रही होती है कि अचानक से फिर से वो घोस्ट दिखाई देता है और होरेशियो उससे बहुत जो है शिद्दत से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोस्ट कोई जवाब नहीं देता, साइलेंट रहता है। अब होरेशियो जो है बर्नार्डो और मार्सेलस से कहता है कि तुम इस पे हमला करो, इसे बंदी बना लो। वो अपने भाले से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो तो क्योंकि भूत रहता है, वो कोई इंसान नहीं है, तो केवल हवा में वो भाले जो है इधर उधर चल के रह जाते हैं और वो फिर से गायब हो जाता है भूत। एंड जब वो घोस्ट दोबारा से अपीयर होता है उस समय एक घटना होती है कि जैसे ही ऐसा लगता है कि वो भूत कुछ कहने ही वाला है होरेशियो से, तभी एक मुर्गे की यानी रूस्टर की आवाज़ आती है और वो भूत फिर से गायब हो जाता है। अब होरेशियो उससे बात नहीं कर पाता, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो जा करके ओल्ड हैमलेट का जो पुत्र है हैमलेट, उसको ये सारी घटना के बारे में बताएगा कि उसने एक भूत को देखा वहाँ पर, और वो भूत जो है उनके पिता के जैसा दिखाई देता है बिल्कुल। आइए फ्रेंड अब सीन 2 को देखते हैं। अब सीन 2 शुरू होता है डेनमार्क का जो राजमहल है वहाँ से, दरबार लगा हुआ है, क्लोडियस जो है वो राजा बन के वहाँ बैठा हुआ है और उसके बगल में उसकी नई नई पत्नी जेरट्रूड बैठी है। जेरट्रूड कौन है? ये ओल्ड हैमलेट जो पहले राजा था उसकी पत्नी थी, और उसकी मृत्यु होने के बहुत जल्दी ही, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसकी मृत्यु के, उसके मरने के तुरंत बाद ही वो शादी कर लेती है उसके भाई क्लोडियस। अब क्लोडियस वहाँ का राजा बन चुका है, जेरट्रूड उसकी पत्नी है। जेरट्रूड जो है ये हैमलेट की माँ है। अब क्लोडियस फ्रेंड सभा को संबोधित करता है और कहता है कि मुझे मेरे भाई के मरने का बहुत दुख है। हालांकि मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरी शादी जो है एक समय जो मेरी भाभी थी उनसे जेरट्रूड से हो चुकी है, इस बात की मुझे खुशी है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि फोर्टिन ब्रास जो है ये नॉर्वे का प्रिंस ये योजना बना रहा है डेनमार्क पर हमले की, लेकिन मैंने उसके अंकल यानी उसके चाचा से जो अब नॉर्वे के राजा हैं उनसे बात की है कि वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क यानी जो फोर्टिन ब्रास है उसे मना करें, उसे रोकें युद्ध करने के लिए। क्लॉडियस फ्रेंड ये भी कहता है कि उसने अपने 2 दरबारियों जिनका नाम है कॉर्नेलियस और वोल्टेमांड, इनको नॉर्वे भेजा है कि वहाँ के वो राजा से और प्रिंस से बात करें और इस हमले को ना करने के लिए कहा जाए। अब क्लोडियस फ्रेंड लियर्टस की तरफ देखता है जो पोलोनियस का पुत्र है। लियर्टस क्लोडियस से कहता है कि मैं दोबारा से फ्रांस जाना चाहता हूँ जहाँ पेरिस में वो रहता है, और क्लोडियस जो है खुशी खुशी उसे अनुमति दे देता है। अब इसी समय फ्रेंड प्रिंस हैमलेट जो बाहर निकल के आता है ऑडियंस में से, और वो अपनी कई सारी लाइन्स बोलता है यहाँ पे आके। क्लोडियस उसकी बात से ये समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो उससे पूछता है कि तुम अब इतना दुख क्यों मना रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे पिता का के जाने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, और कुछ ऐसी फिलोसफिकल बातें करता है जिसमें उदासी, निराशा, निंदा, है ना, ये सारी चीज़ें झलकती हैं। हैमलेट क्लोडियस से कहता है कि उसके पिता की मृत्यु को वो भूल नहीं पाया और वो अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी है। अब क्लोडियस थोड़ी फिलोसफिकल बातें करता है फ्रेंड कि प्रकृति में तो ये एक सामान्य सी बात है कि एक व्यक्ति जो आया है उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, ये बात सही है कि पिता की मृत्यु का दुख होता है, लेकिन अब हैमलेट को अपने पिता की मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये मान करके कि ये भाग्य में लिखी हुई चीज़ है, और ऐसा तो हर व्यक्ति के साथ होता है, जो दुनिया में आया है उसको जाना ही पड़ता है। इस तरह की फिलोसफिकल बातें करता है। इसके अलावा वो हैमलेट से ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब वापस विटनबर्ग में मत जाओ। विटनबर्ग वो जगह है जहाँ पर कि हैमलेट पढ़ रहा होता है यूनिवर्सिटी में। क्लॉडियस उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर रुको, हमारे साथ डेनमार्क में रहो। इस बात पे जेरट्रूड भी सहमति जताती है और हैमलेट भी बोल देता है कि ठीक है, मैं कुछ समय अभी यहीं पर रुकूंगा। अब यहाँ पे फ्रेंड हैमलेट का सॉलिलोक्यू होता है, यानी कि काफ़ी लंबी लंबी लाइन्स वो बोलता है और अपना दुख जताता है।
उसे अपने पिता के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है। वो ये मानता है कि वो उसके जो पिता थे ओल्ड हैमलेट, वो क्लॉडियस से कहीं ज़्यादा सुपीरियर थे। यानी क्लॉडियस की तुलना में वो बहुत ज़्यादा अच्छे एक राजा के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में थे। उसे इस बात का भी बहुत बड़ा दुख होता है कि उसकी माँ ने उसके पिता की मृत्यु के बाद जो है तुरंत ही शादी कर ली छोटे भाई उसके क्लॉडियस से। इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उसके मन में कहीं ना कहीं अपने पिता की मृत्यु के लिए शंका है। अब इसी समय क्या होता है फ्रेंड, होरेशियो जो हैमलेट का फ्रेंड है, ये मार्सेलस और बर्नार्डो के साथ में ये स्टेज पर आता है। इनिशियली वो हैमलेट उसे पहचानने से जो है कतराने लगता है, यानी उसको पहचानने में असमर्थता जताता। वो इतना ज़्यादा दुखी रहता है, उसका मन इतना व्यथित रहता है, उसको पहचान भी नहीं पाता। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद उसको पहचान लेता है, उसको बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है। दोनों मित्र फ्रेंड इधर उधर की बातें करते हैं, विटनबर्ग में क्या हुआ, क्या है, कैसा क्या चल रहा है, ये सारी जैसे कॉमन बातें होती हैं उस तरह की बातें करते हैं। इसके बाद होरेशियो उससे कहता है कि उसने हाल ही में उसके पिता के भूत को देखा है, और मार्सेलर और बर्नार्डो इन्होंने भी पिछले 2 रातों में लगातार वो देख रहे हैं उस भूत को। हैमलेट को इस बात पे बड़ा आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि आज रात को ही मैं जा कर के देखूंगा कि सच्चाई क्या है, वो भूत जो है मेरे पिता का ही है या कोई और है, या जो भी बात है वो उसी रात को जा कर के देखने का निश्चय करता है। अब सीन नंबर 3 स्टार्ट होता है फ्रेंड। यहाँ पे लियरटस जो है ये पेरिस जाने की तैयारी कर रहा होता है और ओफेलिया से जो है विदाई लेने आता है। वो अपनी बहन ओफेलिया को ये भी समझाता है कि जो हाल ही में हैमलेट के साथ वो बहुत ज़्यादा समय बिता रही है, तो वो सावधान रहे, क्योंकि शाही लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता, इस तरह की बातें वो करता है। लियरटस फ्रेंड ओफेलिया को ये भी समझाता है कि हमारे पिता जो है चीफ एडवाइज़र है, हम शाही खानदान से नहीं, और हैमलेट जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, तुम उससे ये उम्मीद करो कि वो तुमसे शादी करेगा, ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करना है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी चेस्टिटी यानी पवित्रता की रक्षा करना चाहिए। पवित्रता, चेस्टिटी का मतलब होता है फ्रेंड कुंवारापन। वो कहता है ये तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है जिसे जिसे तुम्हें बचा कर रखना चाहिए। इस तरह की वो हिंट देता है कि वो हैमलेट से कोई फिजिकल कांटेक्ट ना बनाए। ओफेलिया अपनी भाई की बातों पर सहमति जताती है और कहती है कि हाँ मैं इन सब चीज़ों का ख्याल रखूँगी। और उसी समय फ्रेंड इनके पिता पोलोनियस का वहाँ आना होता है। पोलोनियस अपने पुत्र लियरटस को आशीर्वाद देते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो जाने वाला होता है फ्रांस। पोलोनियस अपने पुत्र लियरटस को बहुत सारी सलाह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जैसा आमतौर पे एक पिता करता। और इसके बाद लियरटस वहाँ से चला जाता। लियरटस के जाने के बाद पोलोनियस ओफेलिया से पूछता है कि तुम्हारे बीच में क्या बात हो रही थी जब मैं आया। जब पोलोनियस पूछता है कि लियरटस और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई, ओफेलिया जो है बहुत सीधी सादी सी एक भोली सी लड़की है, वो सारी बातें बता देती है कि लियरटस ने उससे हैमलेट से मिलने के लिए मना करा और अपनी चेस्टिटी की रक्षा करने का बोला। पोलोनियस भी वही बातें दोहराता है जो लियरटस कह रहा था। कहता है कि चूंकि वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, उससे तुम्हारी शादी होना लगभग नामुमकिन है, और हैमलेट केवल तुम्हारी कौमार्यता को भंग करना चाहता है, यानी तुमसे केवल शारीरिक सुख लेना चाहता है। तो तुम्हें उससे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए, खास तौर से अकेले में तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जैसी बातें लियरटस कह रहा था सेम बातें पोलोनियस उससे कहता है। फ्रेंड्स ओफेलिया भी पोलोनियस को वही बात कहती है कि हाँ पिताजी मैं ध्यान रखूंगी इस बात का जो आपने मुझसे कही है, और इसके बाद पोलोनियस वहाँ से चला जाता है। अब सीन नंबर 4 स्टार्ट होता है फ्रेंड। यहाँ पे वही डेनिस राजमहल जो पैलेस है, वहाँ पर रात के समय हैमलेट खड़ा हुआ है दूसरे दरबारियों के साथ में और इंतजार कर रहा है उस घोस्ट के आने का। अचानक से जो है तोपों के गरजने की आवाज़ आती है फ्रेंड। देखिए कैनन्स के गरजने की आवाज़ आती है, जो युद्ध की तैयारी चल रही होती है। हैमलेट यहाँ होरेशियो से कहता है कि क्लॉडियस निश्चित रूप से बैठकर शराब पी रहा होगा। हैमलेट भी बहुत ज़्यादा शराब पीता है, जैसा आमतौर पर डेनमार्क के लोग जो है
एक लिमिट में पीते, उससे कहीं ज़्यादा वो शराब पी रहा होता। इसी समय फ्रेंड जो घोस्ट रहता है ओल्ड हैमलेट का, वो वहाँ पे अपीयर हो जाता। हैमलेट तुरंत उसको पहचान लेता, वो उसका पिता ही था, बिल्कुल पिता के जैसा दिखाई दे रहा होता, और उससे बात करने की कहता है कि मुझसे बात करिए। वो घोस्ट हैमलेट से कहता है कि तुम और मैं थोड़ा सा दूर चलते हैं दूसरों से, ताकि दूसरे हमारी बात ना सुन सके। तो ओल्ड हैमलेट का घोस्ट जो है वहाँ से जाने लगता है दूर, और हैमलेट जो है उसके पीछे पीछे जाने लगता है। होरेशियो और मार्सेलस जो है उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि इस भूत का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारे साथ कोई बुरी घटना हो जाए। लेकिन हैमलेट उनकी बात नहीं सुनता है, बल्कि और क्रोधित हो जाता है, और वो उन्हें धमकी देता है कि यदि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो भूत भूत जो रहता है घोस्ट, ओल्ड हैमलेट के घोस्ट के पीछे पीछे जाने लगता है। अब होरेशियो और मार्सेलस, इन्हें ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रिंस हैमलेट जो है इसके साथ कोई बुरी घटना हो जाए। तो वो ये फैसला करते हैं कि हम एक निश्चित दूरी बना करके इसके पीछे पीछे जाएंगे, ताकि कोई अगर बुरी घटना होती है तो हम इसको बचा सकें। अब फ्रेंड सीन नंबर 5 की शुरुआत होती है। एक एकांत से इलाके में ओल्ड हैमलेट का भूत और प्रिंस हैमलेट ये आपस में बात कर रहे होते हैं। अब ओल्ड हैमलेट कहता है कि उसकी जो आत्मा है वो परगेट्री, देखिए परगेट्री मतलब होता है नरक, उसकी आत्मा नरक में है और बहुत जो है गंभीर टॉर्चर को झेल रही है, जो उसने पाप किए थे अपने जीवन में। इसके बाद वो घोस्ट फ्रेंड प्रिंस हैमलेट से ये भी कहता है कि जैसा कि घोषणा की गई राजा के द्वारा कि उसकी मौत एक वाइपर, देखिए वाइपर यानी सांप, एक कोबरा टाइप का सांप होता है, ऐसी घोषणा की गई थी, एक सांप के काटने से ओल्ड हैमलेट की मौत हो गई। अब वो प्रिंस हैमलेट को बताता है कि मेरी मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, बल्कि मेरी हत्या की गई थी, और ये हत्या मेरे ही भाई ने की थी, जिसका नाम है क्लॉडियस, जो अब राजा बन के बैठा है और उस मुकुट को पहने है जो कि मेरा था। इसके अलावा मेरी पत्नी जो जेरट्रूड है उससे शादी भी कर ली और उसके साथ सो रहा है, इस बात का भी उसे बहुत दुख है। अब ये ओल्ड हैमलेट का घोस्ट फ्रेंड प्रिंस हैमलेट को ये भी बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी, यानी उसकी हत्या कैसे की गई थी। तो वो प्रिंस हैमलेट को बताता है कि एक दिन वो बगीचे में जो है दोपहर की नींद ले रहा था, दोपहर के समय सो रहा था, वो क्लॉडियस जो है चोरी छुपे वहाँ आता है और उसके कान में जहर डाल देता है, और उस जहर की वजह से वो एक दर्दनाक मौत होती है उसकी, एक तड़पते हुए मौत हो जाती है उसकी। और इस तरह से वो कहता है कि मेरे को इतनी दर्दनाक मौत दी कि मेरी अनप्यूरिफाइड जो है सोल है वो नरक में चली गई, और अब मैं बदला पाने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जो है क्लॉडियस से बदला लो मेरी मौत का। यहाँ पे ओल्ड हैमलेट फ्रेंड प्रिंस हैमलेट से ये भी कहता है कि तुम्हारी माँ जो है वो इनोसेंट है, मासूम है, शायद उसे पता ही नहीं है कि क्लॉडियस ने उसकी हत्या की। वो केवल कमजोर, वीक और लस्टफुल है, यानी वासना से भरी है, देखिए वासना चाहती है, इस कारण से उसने क्लॉडियस से शादी कर ली। तो तुम्हारी माँ से कोई बदला मत लेना, तुम्हारा बदला लेने का जो पूरा ध्यान है वो क्लॉडियस पर केंद्रित होना चाहिए। और इतना बोल करके वो घोस्ट जो रहता है ओल्ड हैमलेट का वो वहाँ से गायब हो जाता है। हैमलेट अपने पिता जो भूत के रूप में आए थे उनकी बात सुन के भौचक्का रह जाता और दुखी हो जाता बहुत ज़्यादा, और वो कसम खाता है कि वो एक दिन क्लॉडियस की हत्या कर देगा। और जैसे ही भूत गायब होता है फ्रेंड होरेसी और मार्शलस वहाँ पर दौड़ते हुए जाते हैं ये देखने के लिए कि हैमलेट सही है, उसको कुछ उसके साथ कोई घटना तो नहीं हुई। हैमलेट अपनी जो बात हुई है ओल्ड हैमलेट के भूत से, इस बात को छुपा लेता है और कुछ भी नहीं बताता उन लोगों को, और वो ये कसम उनसे खाने को कहता है कि तुम लोग भी ये कसम खाओ कि तुम ये भूत को दिखाई देने वाली घटना जो है, यानी तुम लोगों ने भूत देखा, इस घटना को तुम किसी को नहीं बताओगे, हम तीनों में से कोई किसी को नहीं बताएगा। एक और बात वो कहता है कि आओ हम तीनों मिलके अपनी तलवार की कसम खाएं कि हम डेनमार्क की रक्षा करेंगे। थोड़ा सा व्यथित हो जाता है वो अपने पिता की बातें सुनकर, पहले से ही बहुत दुखी था वो।
और इस तरह की थोड़ी सी बातें करता है। और इसी बीच फ्रेंड जो घोस्ट ओल्ड हैमलेट की आवाज़ भी स्टेज पर सुनाई देती है नीचे से आती हुई, कि वो बार बार कसम खाने के लिए बोलता है उन लोगों से कि वो इस बात की सीक्रेसी को यानी रहस्य को रहस्य बनाए रखेंगे। और बार बार ये नाटकीय घटना होती है, वो बार बार जो है हैमलेट उनसे कसम खाने के लिए कहता है। हैमलेट होरेसियो और मार्सेलस से ये भी कहता है कि आज के बाद हो सकता है तुम्हें मेरा व्यवहार कुछ अजीब सा लगे, हो सकता है कि मैं इस तरह से बिहेव करूं कि जैसे मैं पागल हूं, लेकिन ये सारी जो घटनाएं हुई हैं इनके बारे में तुमको किसी से कोई बात नहीं करनी है, इस चीज को रहस्य बना करके रखना है, ये सारी जो घटनाएं हुई। अब फ्रेंड एक्ट नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। हैमलेट जो प्रिंस हैमलेट है वो कसम खा चुका है अपने पिता ओल्ड हैमलेट की मौत का बदला लेने के लिए क्लॉडियस से। आइए हम देखते हैं एक्ट नंबर 2 का जो है सीन नंबर 1। एक्ट नंबर 2 का सीन नंबर 1 स्टार्ट होता है फ्रेंड। यहाँ पे पोलोनियस जो है अपने एक दरबारी जिसका नाम है रेनाल्डो, इस रेनाल्डो से अपने पुत्र लियरटस के बारे में बात कर रहा होता है। लियरटस जो अब पेरिस लौट चुका है, पोलोनियस रेनाल्डो से कहता है कि तुम जाओ और वहाँ पर देखो कि मेरे पुत्र का कंडक्ट यानी आचरण कैसा है, ऐसा तो नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा हो या गलत संगत में फंस गया हो। तो रेनाल्डो को वो तरह तरह की हिदायतें दे रहा है कि तुमको इस तरह से जाना और ये सारी चीज़ें पता करना कि लियरटस का कंडक्ट वहाँ पेरिस में कैसा है, यानी कि कोई वो ऐसे गलत कामों में लिप्त तो नहीं है। अब पोलोनियस जो है रेनाल्डो को समझा रहा होता है कि किस तरह से उसे पेरिस जाना है और वहाँ पर कांटेक्ट करना है डेनमार्क के लोगों से और वहाँ लोकल लोगों से, और किस तरह से उसको चोरी छुपे एक जासूस के तौर पे ये पता लगाना है कि लियरटस का व्यवहार वहाँ पे कैसा है। पोलोनियस कहता है फ्रेंड रेनाल्डो से कि वो जाके ये पता लगाए कि गैम्बलिंग जुआ खेलना, शराब पीना है ना, फेंसिंग करना, वॉरिंग वेश्याओं के पास जाना और इस तरह की जो घटना है इनमें उसका कितना जुड़ाव है, यानी वो इस तरह की घटनाओं में लिप्त है या नहीं है, उसके आचरण के बारे में वो जानना चाहता है। तो ये सारी हिदायतें पोलोनियस रेनाल्डो को देता है और वहाँ से भेज देता है, वो चला जाता है। रेनाल्डो के जाने के बाद स्टेज पर फ्रेंड ओफेलिया की एंट्री होती है और ओफेलिया थोड़ी घबराई हुई सी है। वो पोलोनियस से आकर के कहती है कि अभी हाल ही में जो मेरी मुलाकात हुई हैमलेट से उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, क्योंकि वो एक बहुत अजीबोगरीब जंगली रूप से और अजीबोगरीब तरीके से बात कर रहा है जैसे कोई कोई पागल हो। ओफेलिया फ्रेंड पोलोनियस से ये भी कहती है कि जैसा कि आपने मुझसे बोला था मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैमलेट से और मैं अब उसके किसी भी पत्र का जवाब भी नहीं दे रही हूँ। तो वो इस तरह का अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि वो पागल ही हो गया हो। अब पोलोनियस फ्रेंड इस बात से अंदाज़ा ये लगाता है कि चूंकि ओफेलिया ने उससे मना कर दिया बात करने से, उसके पत्रों का जवाब नहीं दे रही है, तो वो उसके प्यार की वजह से ऐसा पागल सा हो गया। उसकी पागलपन का जो कारण है वो ओफेलिया का रिजेक्शन है। अब पोलोनियस ओफेलिया से कहता है कि मैं तो ये समझ रहा था कि हैमलेट तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं है, वो केवल तुम्हारी कौमार्यता को भंग करना चाहता है, यानी तुमसे केवल शारीरिक सुख लेना चाहता है, लेकिन अब उसका जो पागलपन है इसका कारण मुझे समझ में आ गया। वो कई दिनों से जो एक पागल की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो वाकई में तुमसे बहुत गहराई से दिल से चाहता था, तुम्हारे रिजेक्शन से वो ऐसा पागल सा हो गया। अब वो तुरंत जो है कहता है कि मैं जा रहा हूँ राजा के पास, क्लॉडियस के पास और जर्ट्रूड के पास, ताकि उन्हें बता सकूं कि पिछले कई दिनों से जो पागल के जैसा व्यवहार कर रहा है हैमलेट उसका कारण मुझे पता चल गया। अब सीन 2 में क्या होता है फ्रेंड कि किंग क्लॉडियस बैठे हुए और वो उन्होंने 2 बचपन के दोस्तों को बुलाया हैमलेट के, जिनका नाम रहता है रोजेनक्रांच और ग्लिंडस्टन। ये दोनों जो है बचपन के दोस्त हैं, विटनबर्ग में इसके साथ में पढ़ते हैं। अब इन दोस्तों को क्लॉडियस ने इसलिए बुलाया है कि वो जानना चाहता है कि ये जो पागलपन के जैसा व्यवहार कर रहा है हैमलेट, इसका असली कारण क्या है। एक्चुअल में उसे ये शक है कि ये वाकई में पागल नहीं है हैमलेट, ये पागलपन का नाटक कर रहा है। और रोजेनक्रांच जो है और ग्लिंडस्टन इन दोनों से कहता है कि तुम जा कर के, क्योंकि तुम दोस्त हो, तुमसे वो छुपाने में इतना सफल नहीं हो पाएगा, यानी तुम उसकी
जो है गुप्त बातों को पता लगा सकते हो। तो तुम ये पता लगाओ कि ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, ये वाकई में पागल है या पागल होने का केवल ढोंग कर रहा है। अब रोजेनक्रांट्ज और गिल्डेस्टर्न इस बात से खुश हैं कि वो राजा के लिए काम कर रहा है। वो सीधे साधे भोले भाले से एक जो है स्टूडेंट्स हैं। इस बीच पोलोनियस का वहाँ भागते हुए आता है और कहता है कि महाराज मुझे पता चल गया है कि ये जो हैमलेट पागलपन का जो व्यवहार कर रहा है, यानी जो पागलपन हो गया इसको, इसका रीज़न क्या है। इसके पहले की फ्रेंड पोलोनियस अपनी बात कह पाता, जो दो दूत भेजे गए थे नॉर्वे, वोल्टेमांड और कॉर्नेलियस, ये नॉर्वे इनको भेजा था दूत बना के, ताकि वो वहाँ के राजा को समझा सकें कि फोर्टेनब्रास जो वहाँ का प्रिंस है वो डेनमार्क पर हमला करने की योजना बना रहा है। ये दोनों दूत जो है लौट करके आते हैं। वोल्टेमांड और कॉर्नेलियस ये क्लॉडियस को बताते हैं कि वो वहाँ नॉर्वे गए और वहाँ के राजा से मिले और उनका संदेश दिया उनको। और ये आश्चर्य की बात है कि उनको भी नहीं पता था कि फोर्टेनब्रास जो है वो वाकई में डेनमार्क पर हमला करने की योजना बना रहा था। अब ये जो दोनों एम्बेसडर आए होते हैं, ये बात बताते हैं कि जब नॉर्वे के राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने फोर्टेनब्रास को बुलाया और बहुत डांटा और उससे तुरंत मना करा कि वो डेनमार्क के खिलाफ कोई युद्ध ना करे। और फोर्टेनब्रास भी अपने अंकल की बात को मान लेता है। इस बात से उसके जो अंकल हैं, वहाँ के राजा हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और उसे एक नया अलाउंस देने की घोषणा करते हैं। अब उसका ध्यान भटकाने के लिए, यानी फोर्टेनब्रास का ध्यान भटकाने के लिए, नॉर्वे का राजा ये कहता है कि तुम डेनमार्क पर हमला करने की बजाय पोलैंड पर हमला करो और पोलैंड पर हमला करने के लिए अपनी सेना लेकर के निकल जाओ। अब पोलैंड जाने के लिए फ्रेंड डेनमार्क से होकर के जाना पड़ेगा। तो वो जो एम्बेसडर रहते हैं वो ये कहते हैं क्लॉडियस से कि वहाँ के नॉर्वे के राजा ने आपके लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है कि फोर्टेनब्रास जो पोलैंड पर हमला करने जा रहा है उसे डेनमार्क से एक सुरक्षित रास्ता दिया जाए ताकि उसकी सेना वहाँ से गुजर सके। तो वो डेनमार्क पर हमला नहीं करेगा, वो पोलैंड पर हमला करने के लिए जाएगा, लेकिन डेनमार्क से होकर के जाना पड़ेगा। तो सुरक्षित रास्ता देने की उन्होंने गुजारिश की है। इस बात से क्लॉडियस जो है उन्हें एम्बेसडर से कहता है कि हाँ, मैं इस चीज़ की मंजूरी दूंगा और इसके बारे में विस्तार से बाद में विचार करूंगा। अब पोलोनियस जो है ये क्लॉडियस से कहता है कि मुझे राजकुमार हैमलेट के पागलपन का पूरी तरह से पता चल गया कि वो पागल क्यों हो गए। और वो घुमा फिरा कर, सीधे सीधे तो नहीं कहता, घुमा फिरा के ये बात कहता है कि ओफेलिया से उसका प्रेम चल रहा था और चूंकि ओफेलिया ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया, उसके पत्रों का जवाब नहीं दे रही, इस वजह से वो ऐसा पागलपन का व्यवहार कर रहा है। लेकिन क्लॉडियस को इस बात पे विश्वास नहीं होता और वो क्लॉडियस जो है पोलोनियस से कहता है कि इस बात का कैसे पता चलेगा कि तुम जो कह रहे हो वो सही है। पोलोनियस कहता है कि ऐसा करते हैं कि एक दिन जब लाइब्रेरी में हैमलेट बैठा होगा वहाँ पर मैं जो है ओफेलिया को भेज दूंगा और उससे जो है कोई तरह की मतलब रोक नहीं लगाऊंगा उसके ऊपर, तो इससे पता चल जाएगा कि कैसा व्यवहार होता है हैमलेट का। अब पोलोनियस कहता है फ्रेंड क्लॉडियस से कि आप और जेर्ट्रूड पर्दे के पीछे छुप करके देखें कि हैमलेट का व्यवहार कैसा है। इस बात से वो दोनों सहमत होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं स्टेज से। अब वहाँ पर पोलोनियस अकेला रह जाता। अब इसी समय फ्रेंड हैमलेट का वहाँ आना होता है और वो आमतौर की तरह वही पागलपन की बातें, इधर उधर की बातें, पोलोनियस का मजाक उड़ाता है, उसकी नकल करता। पोलोनियस उससे कोई बात पूछता है, वो उसका उल्टा सीधा जवाब देता है, एक इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि पागल हो गया, उसको बिल्कुल होश ही नहीं है। और पोलोनियस बेचारा जो ये सोच रहा था कि ओफेलिया के प्यार को ठुकराने की वजह से वो ऐसा हो गया, उसके मन में उसके लिए दया आ जाती है।